10 की घात माइनस 31। प्रोटॉन का पता है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 27 kg। ऐसे समझो, देखो बेटा, जब मास बहुत कम होता है, मास बहुत कम, तो एनर्जी भी बहुत कम होती है। हम लोग जब 12वीं में थे तो 12वीं में हमने पढ़ा था कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये भी एनर्जी है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट है? एनर्जी की यूनिट, ठीक है, एनर्जी की। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर तुम जूल में कन्वर्ट करोगे, जूल में, ठीक है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन, बेटा इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19, यही तो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। और यहाँ हो जाएगी जूल, यहाँ क्या हो जाएगा? तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतने क्या होते हैं? जूल, ठीक है। अगला लिखा हुआ है, वैसे इसका ज्यादा मतलब है नहीं, एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा इलेक्ट्रॉन, बेटा मेगा का मतलब होता है 10 की घात 6, 10 की घात। अब याद रखना, एक चीज याद रखना, अगर कहीं एक ऐसे लिखा हो मेगा वोल्ट, अगर कैपिटल एम है तब तो 10 की घात 6 वोल्ट। अगर कहीं स्मॉल एम है तो 10 की घात -3, ठीक है बेटा। स्मॉल एम मिली होता है, स्मॉल एम क्या होता है? मिली, और कैपिटल एम होता है मेगा। तो मेगा में होता है 10 की घात 6, और अगर छोटा होगा तो 10 की घात -3, ठीक है। तो तुमको ये याद रखना है। तो 10 की घात 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं ई की जगह रखूंगा 10 की घात 6, ई की जगह 1.6 गुणा 10 की घात -19 जूल, तो यहाँ से आएगा 1.6 गुणा 10 की घात -13 जूल। ये हो गया 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बस अब सर जी जे याद करें, जे वाली चीज है जो चाहे मत याद करो, ठीक है। एक चीज ये याद कर लो, ये तो हमने तो नहीं पढ़ते हैं, 1 किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा, ठीक है। अब सर जी किलोवाट घंटा क्या? तुमने जब मीटर लगते हैं, हमारे घर में मीटर लगते हैं, तो अगर ज्यादा यूनिट खर्च होती है तो वो कहते हैं कि ज्यादा 1 किलोवाट का मीटर लगवा लो, ठीक है। और किसी के मान लो अगर चक्की उक्की चल रही होती है तो उसका 5 किलोवाट का मीटर होता है, ठीक है। वो बेसिकली क्या है? वो एनर्जी होती है, वो एनर्जी को शो करता है कि अगर ज्यादा वाट का होगा तो वो ज्यादा एनर्जी खींचेगा, ज्यादा एनर्जी खींचेगा। तो वही है 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है? 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल, सही है। तो सबसे पहले वर्क डन की ग्रेविटेशनल यूनिट क्या होती है? केजी मीटर। क्या होती है? 1 केजी मीटर किसके बराबर? कितने जूल? 9.8। वर्क डन की डायमेंशन क्या होती है? ml स्क्वायर t माइनस 2, ठीक है। और उसके बाद में और क्या बचा? बस यही हो गया। और अर्ग 1 जूल में कितने अर्ग? 10 की घात 7, ठीक है। तो ये चीज हमको याद होनी चाहिए, सही, ठीक। ये मैं भेज दूंगा आपको। अब देखो, वर्क डन ऑन ए पार्टिकल मूविंग इन 3 डायमेंशनल स्पेस। अब सर कैसे? 3 डायमेंशनल स्पेस का मतलब क्या है? अभी जो मैंने तुमसे कहा कि कोई भी चीज है वो अभी सीधी रेखा में चल रही है। अब मान लो सीधी रेखा में ना चले, यहाँ पर एक तितली थी, बटरफ्लाई बोलते हैं, हाँ, बटरफ्लाई। वो यहाँ से उड़ी और यहाँ से उड़ के जाके इस प्रोजेक्टर पर बैठ गई, यहाँ से उड़ के प्रोजेक्टर पर बैठ गई। तो सर जी वो कितनी डायमेंशन चली? वो एक्स भी चली, वाई भी चली और जेड भी चली। अगर वो तितली यहाँ से उड़ती, जैसे जमीन से उड़ती फर्श से, और दूसरे फर्श पर बैठ जाती, तो वो कितनी डायमेंशन चली? 2 डायमेंशन चली। कितनी चली? अरे हम कितनी डायमेंशन चलते हैं? 2। अब तुम ये मत कहना सर मैं एरोप्लेन में उड़ूंगा तो मेरी 3 हो जाएंगी। तो आओगे तो जमीन पे ही, जिंदगी में एरोप्लेन थोड़ा उड़ते रहोगे, ठीक है। तो जब जमीन पे आओगे तो हमारी जो प्लेन जमीन है वो सिर्फ 2 डायमेंशन है, या तो एक्स या तो वाई, ठीक है। जेड का होती है ऊंचाई, जेड होती है ऊंचाई। तो हम 3 डायमेंशन में नहीं चलते, हम 2 डायमेंशन में चलते हैं। हम साइकिल चला रहे हैं 2 डायमेंशन, मोटरसाइकिल चला रहे हैं 2 डायमेंशन, वो तुम्हारी 2 डायमेंशन। अगर हम लोग बात कर रहे हैं एक कोई पार्टिकल है वो 3 डायमेंशन में चल रहा है, 3 डायमेंशन में चलेगा तो उसको वर्क डन कितना करना पड़ेगा? कितना वर्क डन करना पड़ेगा? देखो अब जैसे मान लो मेरे पास इधर x होता है सर, इधर y होता है, और इधर क्या होता है
तुम समझ रहे हो, जेड इधर नहीं होता है, ये तीनों एक दूसरे से कैसे रहते हैं, लंबवत 90 डिग्री एंगल बनाते हैं, ठीक है। जैसे एक्स ये है, वाई ये है, तो जेड इधर हो, जैसे मेरा अंगूठा है, ठीक है, इस टाइप से होते हैं। अगर मान लो एक पार्टिकल यहाँ पर है, एक S1 पार्टिकल यहाँ पर है, S1 से पार्टिकल पहुंच गया S2 तक, ठीक है। अगर मैं S1 के मान मानूं, S1 के मान मान लो x1, y1, S2 के मान मान लो x2, y2, सही है। S1 के मान x1, y1, z1, S2 के x2, y2, सर ये तीनों हैं तो 3 डायमेंशन। अगर यहाँ सिर्फ x y होता तो 2 डायमेंशन, ठीक है, तो 2 डायमेंशन। अब कोई पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया है, अच्छा डिस्प्लेसमेंट तुम्हें पता है, कल तुम यहीं बैठे थे, आज भी यही बैठे हो, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0 बनना रहा है, डिस्प्लेसमेंट 0, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल और फाइनल के बीच की मिनिमम डिस्टेंस, वो डिस्प्लेसमेंट होता है। अब सर जो यहाँ से यहाँ तक कोई पार्टिकल गया है, तो पार्टिकल ऐसे ही थोड़ी ना उड़ गया, पार्टिकल पर कुछ ना कुछ क्या लगा है, फोर्स लगा है। अगर मैंने कहा मान लो पार्टिकल पर फोर्स लगा है Fxi, Fyj, Fz, अब सर ये क्या है, मैंने कहा x डायरेक्शन में ये I दिखाती है x को, J दिखाता है y को, ये दिखाता है, तो h डायरेक्शन में है Fx, J डायरेक्शन में है Fy, K डायरेक्शन में है Fz। यहाँ से यहाँ गया है ये। अगर मैं वर्क डन देखूं, सर वर्क डन का फार्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू, और बेटा डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ पहुंचा, तो अगर मैं डिस्प्लेस, बेटा तुम चाहो तो डी की जगह एस कर दो तब भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, डी की जगह कुछ ले लो। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट निकालूं तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं हम लोग, हमेशा ध्यान रखो, फाइनल माइनस डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। अब सर फाइनल क्या है ये, इनिशियल क्या है ये। अगर हम लोग फाइनल को लिखें तो कैसे लिखेंगे, x2 साथ में i, x2 साथ में, क्योंकि ये i को दिखाता है, ये किसको दिखाता है, j को, तो y2 j प्लस z2 k माइनस है बीच में। अब ये वाला ले लो, ये वाला लोगे तो ब्रैकेट लगा दो, x1 i, x2 y2 j, y2 y2j प्लस z2k। अच्छा अब देखो इन दोनों में देखो सर, अगर मैं i कॉमन लूँ तो यहाँ क्या बचेगा बेटा, x2 माइनस x1, अरे ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस माइनस, कहाँ पर है, अच्छा लास्ट यहाँ पर, हाँ 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 y1। ऐसे ही अगर मैं j कॉमन लूँगा तो y2 माइनस, अगर मैं k कॉमन लूंगा तो z2 माइनस, हो गया ये हो गया। उसके बाद में अब सर मैं इसमें रखूंगा, अगर मैं यहाँ रखूंगा, अब कहाँ लिखूं, यहाँ लिखूंगा, इस बार इससे थोड़ा होता है ना, मैं रफ कर दूंगा, ठीक है। आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दो, ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, सही है, धुआंधार तरीके से पढ़ना स्टार्ट। और इस बार पेपर पहले से टफ आएगा, लास्ट ईयर से इस बार पेपर टफ बनेगा ही बनेगा, कुछ नहीं हो जाए, पेपर टफ बनेगा, होता नहीं। अब देखो बेटा, सर जी इधर देखो, अगर मैंने तुमसे कहा वर्क डन, फोर्स क्या है, इधर देखो
एफ एक्स आई एफ बाई एफ जेड, यही सर जी यही तो है, इसे हटा देना चाहिए, ठीक है। इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा, देखो तो इनटू मल्टीप्लाई, डॉट है यहाँ पर डॉट, ठीक है, यहाँ क्या है डॉट डॉट, तो डिस्प्लेसमेंट है x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1 ब्रैकेट बंद, ठीक है। एक बात वेक्टर में एक बात याद रखना, मैं अगर i को i के साथ मल्टीप्लाई करता हूं डॉट प्रोडक्ट में तो 1 होता है, तो क्या होता है 1, लेकिन अगर i को j के साथ में करूंगा तो क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर तुमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अगर डॉट प्रोडक्ट आ गया है तो i के साथ वाले गुणा, यहाँ पर i के साथ क्या है fx, यहाँ i के साथ में क्या है x2 माइनस प्लस यहाँ j के साथ में fy, यहाँ j के साथ में y2 माइनस, यहाँ पर fz, यहाँ पर z2 माइनस, ये तुम्हारा फार्मूला किसका हो जाएगा वर्क डन का, वो भी कौन से डायमेंशन में 3 डायमेंशन, ठीक है 3 डायमेंशन में वर्क डन का ये फार्मूला होगा। W इक्वल टू एफ एक्स x2 माइनस x1 प्लस बाई जेड y2 माइनस y1 प्लस एफ जेड z2 माइनस। अब सर ये कैसे होगा, इसका एक क्वेश्चन कराएंगे, अभी अपने आप हो जाएगा, ठीक है, एक क्वेश्चन कराएंगे हो जाएगा। हो गया, आज नाग पंचमी है, वो कल कौन था जो दूध पिला रहा था नाग को, तुम्हारा ही बैच था कोई और बैच था, यही बैच था। बता दिए चाइना के लोग खा जाते हैं, कुछ तो उसका सूप पीते हैं, सूप नाम का। चाइना में तो मुझे लगता है पता है कीड़े मकोड़े वो भी आदमियों से घबराते होंगे, सांप मकोड़े वो भी घबराते होंगे, मगरमच्छ वो भी घबराता है, हर चीज घबराती होगी, हर चीज घबराती है उनसे। सही है, हो गया, चलो करो देखो बच्चों अब इसमें मुझे क्या किया है, मुझे एक फोर्स दिया है, मुझे क्या दिया है फोर्स, और मुझसे कहा है जो वो फोर्स है उससे डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां हो गया, यहां से यहां, तो वर्क डन बाय द फोर्स कितना होगा, कार्य पूछा है, क्या पूछा है कार्य, वर्क डन बाय द फोर्स पूछा। अब सबसे पहले तुम ये देखो, सबसे पहले ये देखो बेटा, ऐसा है जो मैंने अभी ये तुम्हें फार्मूला बताया था, जो अभी तुम्हें मैंने फार्मूला बताया था, वो फार्मूला तभी लगेगा जब तुम्हारा फोर्स कांस्टेंट हो, कांस्टेंट फोर्स हो। अब सब कांस्टेंट फोर्स क्या होता है जरा देखना, मैं इससे पहले ही बताया, जैसे मान लो कहीं पर ये लिखा हुआ है 2i प्लस 3j F इक्वल टू, देखो ये कहीं लिखा हुआ है F इक्वल टू 2i प्लस 3j, तो ये कांस्टेंट फोर्स है। क्यों? क्योंकि सर जी t का वैल्यू कुछ भी हो, x का वैल्यू कुछ भी हो, y का वैल्यू कुछ भी हो, फोर्स तुम्हारा हमेशा क्या रहेगा वही। लेकिन अगर कहीं पर ये लिखा हुआ है xi प्लस 2j, क्या ये फोर्स कांस्टेंट है? नहीं, क्योंकि x वेरी करेगा, वेरी मतलब चेंज होगा, बढ़ेगा या घटेगा, तो फोर्स भी तुम्हारा क्या होगा बढ़ेगा घटेगा, ठीक है। तो जो वो फार्मूला अभी मैंने बताया था वो सिर्फ तब है जब तुम्हारा फोर्स क्या होगा कांस्टेंट होगा। अब तुम यहाँ पर देखो, क्या तुम्हें यहाँ पर कांस्टेंट फोर्स दिख रहा है? देखो इस फोर्स के अंदर कहीं भी x नहीं है, कहीं y नहीं है, कहीं z नहीं है, ना कहीं t है। जब कुछ नहीं है तो इस फोर्स को क्या बोलेंगे हम लोग? कांस्टेंट फोर्स। अगर ये कांस्टेंट फोर्स है, अब तुमसे पूछा गया सर वर्क डन क्या होगा, कार्य पूछा गया। देखो बेटा ये किसके रूप में लिखा हुआ है? वेक्टर फॉर्म में। कौन से फॉर्म में लिखा हुआ है? ठीक है, अगर सर ये वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है तो मैं जानता हूं वेक्टर फॉर्म में सबसे पहले मैं डिस्प्लेसमेंट निकालूं।
अभी मैंने इतना तगड़ा वो तुम्हें पढ़ाया, पूरा डेरिवेशन कराया, वो खाली करा दिया। तुम लोगों को क्या करना है, पहले ये देखो बेटा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। यहाँ से यहाँ गया हूँ तो ये फाइनल है और ये क्या है, कुछ मत करो, 2 में से 1 घटाओ, -1 घटाओ, कितना आएगा? 2 में से -1 घटाओ, कितना आएगा? 3। 2 में से कितना घटाओ? -1। अरे घटाते ही तो है, तो कितना आएगा? 3। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखे डिस्प्लेसमेंट। 2 में से -1 घटाया 3, ये पहला है तो आई, पहला है तो -3 में -2 घटाओ, माइनस का 5, तो माइनस का 5 बचा। 1 में से 1 घटाओ, 0, तो प्लस का 0 के हो गया। ये नहीं समझे? अरे समझे नहीं समझे? 2 में से -1 घटाया, -3 में से 2 घटाया, तो माइनस, देखो -3 -2 कितने हो जाएंगे? -5। 1 में से 1 घटाया, 0। ठीक है, ऐसे घटा लिया। अब ऐसा घटाने के बाद में इधर देखो, घटाने के बाद में कुछ नहीं करना है, फोर्स देखो, फोर्स देख लिया, फोर्स देख लो। यहाँ पर आई के साथ में 3 और यहाँ आई के साथ में 1, तो 3 एकम प्लस लगा। अब आई हट जाता है, अब आई हट जाता है। देखो मैंने इससे पहले भी घटा दिया था, यहाँ पर -5 और यहाँ पर 3, तो -5 की 3 से करोगे तो क्या आएगा? -15। 0 का किससे करो? के से। 0 की देखो, के अगले 0, यहाँ 4 की 0 से करी तो क्या आया? 0। तो 15 में से 3 घटाओ, आंसर क्या आया? -12 जूल आंसर। ठीक है, माइनस का बस ऐसा करना है, फटाफट। ठीक है, हम फार्मूला थोड़ा लगाते रहेंगे, क्योंकि फार्मूला लगाओगे तो हमारे 1 मिनट में हमको क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो ऐसे हमारे क्वेश्चन। ये फार्मूला सिर्फ कहाँ लगेगा? जब फोर्स क्या होगा? कांस्टेंट। और कांस्टेंट फोर्स तुम लोग जानते हो, अगर कहीं भी क्वेश्चन में x y z है तो वो फोर्स कांस्टेंट नहीं है, तो वो फोर्स कांस्टेंट है। ठीक है, हो गया? है थोड़ी ना इसमें कुछ? अगले बार जल्दी करो सर जी। अब देखो क्या कह रहा है, अब तो अलग ज्यादा होगी। बेटा इस क्वेश्चन में देखो, मैं थोड़ा सा कर दे रहा हूँ, फिर फटाक से तुम्हें 1 मिनट के अंदर आंसर बताना है। इसमें ये कहा गया, मेरे पास में एक पार्टिकल है, मान लो ये पार्टिकल है, पार्टिकल पर 2 फोर्स लग रहे हैं, एक फोर्स लग रहा है F1 और दूसरा क्या लग रहा है? F2। तो बेटा वर्क डन पूछा है, वर्क डन क्या पूछा है? इन दोनों फोर्सों की वजह से पार्टिकल यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ से शिफ्ट यहाँ हो गया। ठीक है, तो अगर मैं वर्क डन का फार्मूला लगाऊं तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सभी फोर्स तो इसमें 2 दे रखे हैं, तो दोनों को मिला के पहले एक फोर्स बना लो। क्या बना लो? एक। अब अगर दोनों फोर्सों को मिलाओगे तो क्यों मिलाओगे? F1 प्लस F2। अगर F1 प्लस F2 करोगे तो देखो यहाँ पर क्या है? 2i और यहाँ पर क्या है? 1i। 2i में 1i जोड़ोगे कितना हो जाएगा? ठीक है, 3 में -2 जोड़ोगे, प्लस का j, प्लस का क्या बचेगा? अरे 3 में 2 जोड़ो, -2 जोड़ो, 3 में -2 जोड़ो। उसके बाद में यहाँ पर माइनस के, यहाँ पर प्लस के, तो माइनस के में जब प्लस के जोड़ो, +2 के जोड़ोगे तो क्या आएगा? तो मेरा कुल फोर्स ये आया, कुल फोर्स ये आया, कुल फोर्स यही तो लग रहा है। अरे 2 फोर्स लग रहे थे, दोनों फोर्सों को जोड़ के मैंने एक फोर्स बना लिया, और दोनों को जोड़ा यानी कि यहाँ जोड़ दो। जुड़ता कैसे सर? अरे आई के साथ में आई वाला जोड़ो, जे के साथ में जे वाला जोड़ो, के साथ में के वाला जोड़ो, तो दोनों को जोड़ के मेरा ये आ गया। अब जल्दी से मुझे ये बताओ सर, मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? डिस्प्लेसमेंट जो है देखो, 1 में से क्या घटाओ? 0, तो क्या 1i बचेगा? अच्छा, 1 में से फिर 0 घटाओ, क्या 1j बचेगा? ठीक है, 2 में से 1 घटाओ, फिर से 1k बचेगा, क्या बचेगा? 1k।
अब देखो मेरा कुल बल ये आया और डिस्प्लेसमेंट। अब मुझे बताओ, मुझे वर्क डन निकालना है तो क्या करूं? इसके साथ आई के साथ में क्या है 3 और यहाँ क्या है 1, तो 3 एकम 3। अच्छा, यहाँ पर जे के साथ 1, यहाँ भी 1 एकम 1, यहाँ भी 1 एकम 1। आंसर क्या आ गया? 5। ठीक है, आंसर आ गया। सर अगर यहाँ पर 2 फोर्स की जगह 3 फोर्स होते तो भी जोड़ देते। ठीक है, 3 फोर्स होते तब भी जोड़ देते, 4 फोर्स होते तब भी जोड़ देते। ठीक है, वो जोड़ने के बाद में हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? फिर डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट निकाल के हम इस टाइप से फटाफट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। किसकी कोचिंग है तुम्हारी? हैं? काय की? दीपक पंडित सर बायोलॉजी पढ़ाते हैं? केमिस्ट्री टीचर है वो तो। मैं भी अब कल से बायोलॉजी पढ़ा। अंशु सर का पत्ता सपा। और कोई बैच नहीं है बायोलॉजी का क्या? एक ही बैच लगाते हैं। 11वें में हो? इंटर में हो? तो फिर बायोलॉजी पढ़ लो। 11वें में होते तो छोड़ देते, पास तो हो ही जाते। कौन सी बोर्ड होता है? ठीक है, हो गया। 3i + j + k। चलो सर अगले बार उतार दूँ, रब कर दूँ, रह गया। बायोलॉजी को मैं कहती 0 सन्नाटा हूँ, मतलब कुछ नहीं आती है बायोलॉजी, क्योंकि हाई स्कूल के बाद बायोलॉजी छूट गई थी। हाई स्कूल तक बायोलॉजी रहती है, साइंस एंड मैथ के बच्चे को हाई स्कूल तक बायोलॉजी रहती है, उसके बाद में बायोलॉजी का कोई सवाल ही नहीं पैदा नहीं होता है। ठीक, तो बायोलॉजी कतई छूट गई। हालांकि मेरी बायोलॉजी अच्छी थी, हाई स्कूल में मेरी बायोलॉजी अच्छी थी, क्योंकि जब मैंने 10th के पेपर दिए थे तो उस समय 3 पेपर होते थे साइंस के हाई स्कूल में। फिजिक्स का अलग होता था, केमिस्ट्री का अलग होता था, बायोलॉजी का अलग होता था। ठीक है, चलो अब देखो सर, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। बच्चों अब एक बात सोचो, मैं एक बात तुम्हें और बता रहा हूँ, सुन लो बताओ, एक बार बताओ, कोई मेरे पास ब्लॉक है, सोचो मैंने ब्लॉक का कोई भी मास दे दिया, ये नहीं बता रहा हूँ, क्वेश्चन बता रहा हूँ। मैंने कहा इधर ये डिस्प्लेस हुआ, मान लो ये 2 मीटर डिस्प्लेस हो गया, यहां से इधर कितना पहुंच गया 2 मीटर, लेकिन मैंने जो फोर्स लगाया था वो लगाया था 20 न्यूटन। ये कोण कितना दे दिया? तो वर्क डन कितना होगा? अब देखो यहां पर मैंने जो भी वैल्यू दी है, क्या ये वेक्टर में है? नहीं। क्या 2 वेक्टर में लिखा है? नहीं। क्या 20 वेक्टर में लिखा है? नहीं। वेक्टर में लिखा होता है तो क्या होता है IJK। अभी ये वेक्टर में नहीं लिखा है। अगर वेक्टर में नहीं लिखा है तो मैं फार्मूला ये लगाऊंगा FD cos थीटा। सही है, तो फार्मूला लगेगा FD cos थीटा। अब सब देखो फोर्स कितना है 20, D की वैल्यू 2, कितना एंगल 60। ठीक है, तो देखो तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा 20 जूल। ठीक है, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, 2 से 2 कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो सिर्फ कितना बचेगा 20। ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं कि कोई ब्लॉक है, वो चल रहा है इधर और फोर्स लग रहा है 120 एंगल पर। ठीक है, तब तुम कैसे करोगे? तब भी वही करोगे पहले FD cos थीटा, तो थीटा की जगह 120, जितना डिस्प्लेसमेंट दिया होगा 4 मीटर 5 मीटर 6 मीटर वो D लगाओगे, और जितना फोर्स दिया रखा होगा वो क्या लगाएंगे हम लोग? फोर्स लगा देंगे। तब हमारा वहां से हमें क्या फाइंड आउट हो जाएगा? वर्क डन फाइंड। ठीक है, ये वाले फार्मूला तब लगेंगे जब सर फोर्स हमें वेक्टर में, दूसरा फोर्स हमारा वेरिएबल ना हो, फोर्स क्या हो? कांस्टेंट हो। जैसे यहाँ पर देखो 20 न्यूटन कांस्टेंट फोर्स है, 20 न्यूटन क्या है? कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट ही फोर्स तो है, 20 न्यूटन क्या है? कांस्टेंट फोर्स है। ठीक है, कांस्टेंट फोर्स हो और फोर्स IJK के रूप में ना हो, ना IJK कहीं ना हो। अगर IJK आ गई तो हम वैसे ही करेंगे, पहले डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, फिर फोर्स होगा,
और फोर्स का जो आई है, डिस्प्लेसमेंट का आई है, दोनों की गुणा कर दो, जे की गुणा कर दो, के की गुणा कर दो, सबको जोड़ दो, आंसर आ गया। सही है, जो इससे पहले हमने कराया था। अब हम लोग बात करते हैं वेरिएबल फोर्स की। सर वेरिएबल फोर्स, एक उदाहरण सोचो वेरिएबल फोर्स का, एक उदाहरण सोचो वेरिएबल फोर्स का। तो तुम सब जानते हो, स्प्रिंग देखा है सभी ने? अगर मैंने तुम्हें एक स्प्रिंग दिया, मैंने कहा उस स्प्रिंग को 1 सेंटीमीटर खींचो, साइकिल का स्प्रिंग दिया, साइकिल का नहीं खींचेगा, खींचेगा साइकिल का, साइकिल का नहीं खींचेगा, ठीक है, साइकिल बहुत हार्ड होता है स्प्रिंग, ठीक है। कोई पेन का स्प्रिंग दिया, पेन का स्प्रिंग होता है, पेन का स्प्रिंग, मैंने कहा पेन के स्प्रिंग को तुम्हें आधा सेंटीमीटर खींचना है, ठीक है। तो तुम इस चीज को खुद रियलाइज कर सकते हो, अगर किसी स्प्रिंग को तुम आधा मीटर खींचोगे कोई बात नहीं, अब मैं कहूँ आधा मीटर और खींचो तो पहले से ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। कभी ऑब्जर्व किया है? मैंने कहा किसी स्प्रिंग को तुम आधा मीटर खींचो, तो जितना दूर तुम खींचते जाओगे उतना जितना वो खिंचता जाएगा अगले चल के फोर्स उतना ज्यादा लगाना पड़ेगा। यानी कि वहां पर फोर्स क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। वेरी का मतलब क्या हो रहा है? चेंज। अगर फोर्स वेरी कर रहा है तो उसे हम लोग बोलेंगे वेरिएबल फोर्स, ठीक है, क्योंकि फोर्स जो है वो डिस्टेंस के साथ में धीरे धीरे क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, ठीक है, उसे बोलेंगे हम वेरिएबल फोर्स। सर एक का एग्जांपल और बताओ वेरिएबल फोर्स का। एक का एग्जांपल वेरिएबल फोर्स का ये है, जैसे मान लो एक ऊपर से ऐसे सरकना है, रपकते हैं ना, बैठ के रपक रहे हो, ठीक है, बैठ के हम लोग रपकते हैं। अच्छा तुम लोगों में से कोई उस पे गए वाटर पार्क में नहाने के लिए? वाटर पार्क में बहुत बहुत ऊंची स्लाइडें होती हैं, ठीक है, स्लाइड के नीचे शक्तिमान बन के कभी रपको आ रहा है ना, अच्छा लगता है उसमें, अच्छा लगता है। हाँ, तो वो काफी ऊंची ऊंची स्लाइडें होती हैं। मैं एक बार दिल्ली में था तो मैं हरियाणा गया था, तो वो उस समय ये कह रहे थे कि ये दिल्ली की सबसे ऊंचा वाटर पार्क है। तो मैं उसमें गया तो मैंने कहा, देखा, मैंने कहा चलो भाई सरकते हैं इस पे। अब मैं जब ऊंचाई पे गया, जब मैंने नीचे देखा आदमी इतने दिख रहे हैं, अब अंदर से हिम्मत काम नहीं करी, क्योंकि वो खाली ऐसे सरकने वाला होता है, इसके उधर उधर कुछ होता ही नहीं है। मैं सोचा था अगर इससे निकल गया तो बेटा लाइफ से निकल गए, ठीक है। अब मैं ऊपर चढ़ के मैं कह रहा हूँ उससे, जो उसके गार्ड था, मैं उससे कह रहा हूँ भाई जाऊँ क्या? बोले अरे जा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहा ना रुक जाओ, अभी रुक जाओ। फिर मैंने देखा कोई बात नहीं, फिर वो थोड़े धीरे करके लोग आ रहे थे, रपक रहे थे नीचे। मैं कहा अच्छी बात है। फिर 4-6 लड़कियां या औरतें आई, वो भी रपकी, वो भी नीचे। मैंने बोला अब तो पानी में डूब के मरने की बात है ना। अरे जब ये रपक सकती तो तुम्हें क्या है? आपने लिया प्रभु का नाम, हमने कि लो भैया दे दो धक्का। उसने धीरे से धक्का दिया, अब वो पानी सारा पैरों से लग के आए मुंह पे, सांस लेना बंद, नीचे पहुंचे पानी में पहुंच के धरती वो ही नहीं दिख रहा था कि कहाँ पर है। 2-4 गोते लगने के बाद ऊपर आए, फिर थोड़ी हिम्मत आई, हमने चलो फिर चलते हैं। फिर 2-4 बात के 4-6 बात के बाद तो फिर तो हम शक्तिमान बन के जा रहे थे, कोई दिक्कत ही नहीं किसी प्रकार से, आदत पड़ जाती है। तो वही आप देखो, तुम लोग समझो कि सर ऐसा है वेरिएबल फोर्स और कहाँ होता है, ठीक है। जैसे मान लो कोई बंदा ऊपर से नीचे स्लाइड पे रपक रहा है, ऊपर तो वो चिकनी है, नीचे जाके हो जाए खुरदरी। आप समझ रहे हो? अगर नीचे जाके वो खुरदरी हो गई तो पहले जो फोर्स लग रहा था फ्रिक्शन फोर्स, कौन सा? फ्रिक्शन फोर्स। तो पहले तो जब वो चिकनी थी तो कम लग रहा था, क्योंकि म्यू का वैल्यू कम था। अब जब खुरदरी हो गई तो म्यू की वैल्यू ज्यादा हो गई, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। तो वहां पर भी एक प्रकार से फोर्स वो क्या हो रहा है? वेरिएबल फोर्सेस हो रहा है, ठीक है। अब वेरिएबल फोर्स का मतलब ये है जैसे जैसे तुम्हारा टाइम बढ़ेगा, जैसे जैसे तुम्हारी डिस्टेंस बढ़ेगी या तुम टाइम बढ़ेगा, तो वैसे वैसे फोर्स भी तुम्हारा क्या होता जाएगा? वेरी होता जाएगा, यानी कि फोर्स तुम्हारा चेंज होता है, ठीक है। अब जरा समझो बच्चों, तो अगर ऐसी कोई कंडीशन होगी तो वर्क डन का फार्मूला जो लगेगा वो होगा इंटीग्रेशन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। dr क्या है? डिस्प्लेसमेंट। सर अगर मैं dr को लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं dxi प्लस dyj प्लस dz, ऐसे भी लिख सकते हैं।
सर अगर हम फोर्स को लिखना चाहें तो फोर्स को अगर हम लोग लिखना चाहें तो अगर हम ऐसे लिखें Fxi Fy प्लस Fz, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखो dr को लिखना चाहे तो dxi, r का मतलब है बेटा इसमें x y z तीनों है, f का मतलब है इसमें x y z तीनों है, ठीक है, तीनों है, x y z तीनों है। तो अगर हम लोग इसको यहाँ पर पुटअप करें तो वर्क डन इक्वल टू Fxi Fyj Fz के साथ में dxi dyj dz हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया ये इंटीग्रेशन। अब सब देखो ये इंटीग्रेशन दो कितना मजेदार है। सर i का i के साथ गुणा, तो यहाँ पर i के साथ क्या है fx और यहाँ क्या है बस इंटीग्रेशन कर दिया। फिर प्लस फिर से इंटीग्रेशन j का j के साथ में, तो यहाँ हो गया f और यहाँ हो गया dy, z का z के साथ में fz dz। ऐसे भी हम लोग वर्क डन को, ये वर्क डन का फार्मूला कब होगा जब हमारा वेरिएबल फोर्स क्या कर रहा हो, वेरी कर रहा हो। जब फोर्स वेरी कर रहा होगा, वेरिएबल फोर्स होगा, तो वर्क डन का फार्मूला होगा या तो ये लिख दो या तो ये लिख दो, या फिर W बराबर इंटीग्रेशन fx dx fy dy fz dz। अब सर ये कैसे होगा, जैसे इससे पहले वाला समझ में नहीं आया था, ऐसा ये भी नहीं आया। अब क्वेश्चन करेंगे तब आएगा, है ना, क्वेश्चन करने तब। बस वर्क डन का फार्मूला अगर वेरिएबल फोर्स होगा तो F डॉट डी आर ये। अच्छा लो लिया, ठीक है, हो गया वेरिएबल फोर्स इसका। लो भैया क्वेश्चन आ गया, करो क्वेश्चन कैसे होगा। ए पर्सन बताओ ये वेरिएबल फोर्स है या फिर नहीं वेरिएबल है, वेरिएबल है ना, क्योंकि सब फोर्स में एक्स आ रहा है, फोर्स में क्या आ रहा है, मैंने कहा चाहे एक्स आए चाहे वाई आए चाहे जेड आए चाहे टी आए, अगर कुछ भी आएगा तो वो फोर्स मेरा कौन सा हो जाएगा, वेरिएबल फोर्स हो जाएगा, ठीक है, वो फोर्स हम लोगों का वेरिएबल है, ठीक है। और उसने कहा जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो 0 से कहां तक हुआ है, कैलकुलेट द वर्क डन, और वर्क डन पूछा जूल में, सही। अगर अर्ग में पूछता तो पहले जूल में निकालता, फिर 10 की घात 7 से गुणा कर देता, मेरा किस में आ जाता, अर्ग में। अर्ग कौन सी होती है, सीजीएस होती है, ठीक है, सीजीएस होती है। बताओ वर्क डन की ग्रेविटेशनल यूनिट क्या होती है, 0 होती है। आज पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था, केजी मीटर क्या होती है, केजी मीटर, और 1 केजी मीटर बराबर 9.8 जूल, ठीक है, तो याद करो। तो सबसे पहले सर चलो हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर हम लोग वर्क डन की बात करें, सर वर्क डन का फार्मूला था, वर्क डन का फार्मूला था fx dx fy dy fz, सही है, ये भी इंटीग्रेशन। दूसरा राइटिंग का ख्याल मत किया करो कॉपी पे, ठीक है, तुम्हारे समझ में आए बस, क्योंकि तुम्हारी कॉपी कोई अपन चेक तो करता नहीं, ठीक है, कॉपी सिर्फ तुम्हारे समझ में आनी चाहिए, तुम्हारे समझ में आ रही है सही है, ठीक है, राइटिंग का कोई नहीं, अपन को सिर्फ एग्जाम क्रैक करना है, अपन को राइटिंग से कोई मतलब नहीं है, राइटिंग उसके बाद में देखा जाएगा। और वैसे भी
डॉक्टर की राइटिंग अगर डॉक्टर की राइटिंग हर कोई समझने लग जाए ना तो डॉक्टर को इतना लंबा घाटा है, बहुत लंबा, क्योंकि सभी समझ जाएंगे इसने कौन सी दवा लिखी है, तो वो उसकी मेडिकल से खरीदेगा ही, वो तो बाहर जाके खरीदेगा। नहीं समझ रहे हो? अरे उसकी राइटिंग हैंड राइटिंग है, तो जो उसकी मेडिकल पे बंदा बैठता है ना सिर्फ वही समझ पाता है उसकी राइटिंग। नहीं जैसे पैरासीटामोल लिखा तो उसमें पी ही लिखी और पी समझ में नहीं आएगी कैसी लिखी है, तो उसका कोड वर्ड होता है। उसके बाद में तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, उसके बाद पता नहीं क्या चल रहा है, ठीक है? वही देखेगा अच्छा पैरासीटामोल लिखा है, लो 1 रुपए की गोली 5 रुपए में। चलो देखो बच्चों, अगर हम लोगों ने कहा यहाँ पर वर्क डन पूछा, क्या पूछा? कार्य। सर क्या इसमें बाई है? नहीं। क्या इसमें जेड है? नहीं है। सिर्फ एक्स है ना? yes, तो अपन को सिर्फ एक्स से मतलब है, बाकी दुनियादारी को अपन को मतलब नहीं है। तो सिर्फ इसमें एक्स है। अगर सिर्फ एक्स है तो 7 - 2x + 3x² इंटू dx इंटू बाकी कुछ है ही ना, बाई है और ना, तो बाकी से मतलब ही मतलब है, ठीक है? अब देखो कहां से कहां तक दे रहा है, 0 से लेके, तो यहाँ 0 और यहाँ हो गया। अब उसके बाद में करो इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में अपन ने क्या बताया था कि मान लो d है ही नहीं, अगर d नहीं है तो 7 की किससे गुणा करो? 7x। 2x की गुणा x से करो तो 2x जितना ऊपर उतना नीचे। 3 की x² से करो, x जितना ऊपर उतना नीचे। इंटीग्रेशन समझ में नहीं आया बेटा? मान लो d नहीं है तो 7 की x से करी तो 7x, 2x की x से करोगे तो 2x², जितना पावर ऊपर होता है उतना नीचे। 3x² की x से करा तो 3x³ सर 2 से 3 से, तो जो बचा 7x - x² - x की + x की पावर 3, 0 से लेके। अब क्या करो, सबसे पहले x की जगह 5 रखो, तो x की जगह 5 रखोगे तो 7 पंजे 35, 5 का स्क्वायर करोगे तो 5 का क्यूब करोगे तो 125, ठीक है? अब x माइनस, बेटा जब नीचे वाली रखी जाती है तो पहले माइनस लगाओ, माइनस लगाने के बाद में x की जगह 0 रखो तो ये भी 0, ये भी 0, सारे 0 सारे। यहां से जब करेंगे तो क्या आ गया आंसर? 135, ठीक है? 135 ये हमारा आंसर। इसे फटाफट लिख दो। ठीक है? करो फिर अगला क्वेश्चन दिया इसी का बता दिया सही। कर लिया, हो गया? चलो देखो बच्चों, फोर्स दे रखा है तुम्हें क्या दे रखा है, और तुमसे क्या पूछा है, और डिस्प्लेसमेंट तुम्हें दे रखा है। तुमसे क्या पूछा है? क्या पूछा है? वर्क डन। क्या पूछा है सर? ये वेरिएबल फोर्स होगा, ये फोर्स क्या होगा? वेरिएबल। देखो भैया इसमें एक्स आ रहा है, के जरूर कांस्टेंट ले, यहाँ एक्स आ रहा है। अगर ये वेरिएबल फोर्स होगा तो F = F इंटू सर सिर्फ तुमने इसमें x ही क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ क्या है x। कहाँ से कहाँ तक गया? a से लेके 2a तक, a से लेके। अब इसका इंटीग्रेशन देख लो बस खाली, a से लेके 2a। सर f की जगह मैंने रखा -k/, और साथ में dx, ठीक है? अब इंटीग्रेशन देखो कैसे होता है। सबसे पहले अगर मैं इस x² को ऊपर ले जाऊं तो ये किसका हो जाएगा? x की पावर -2 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी?
अभी नीचे है तो प्लस 2, ऊपर जाएगी तो इंटू dx। अब देखो सर a से लेके 2a तक, अच्छा सॉरी अभी इंटीग्रेशन हम इसका कर ही दे रहे हैं। इंटीग्रेशन करो बेटा, मान लो d है ही नहीं, d नहीं है तो x स्क्वायर की किससे गुणा करो, अगर करोगे तो देखो गुणा में घातें ऐड हो जाती है, यहाँ +1 और यहाँ अगर -2 में +1 करूंगा तो क्या आएगा, -1 आएगा। जितना ऊपर उतना भाई पावर क्या है -1, तो उतना ही पावर कहाँ रहेगी, नीचे। कहाँ से कहाँ तक है, a से लेके 2a तक। सर माइनस से माइनस, अगर मैं देखो k ऐसी रहने दूं, x को अगर नीचे लाऊं तो पावर किस में आ जाएगी, प्लस में। ऊपर माइनस में है, नीचे प्लस में। अब देखो सर k ऐसे ही x की जगह पहले क्या रखो 2a, फिर माइनस, फिर x की जगह क्या रखा, a रखा, ये रख दिया। उसके बाद में दोनों में एलसीएम 2a, तो ऊपर रहेगा k, और यहाँ हो जाएगा माइनस का, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो -k/2a जूल, ठीक है, ये हो जाएगा। देखो भाई मैं तुमसे जब मैं स्टार्टिंग पढ़ा था मैंने तुमसे कहा था डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कितना जरूरी है जरूरी। तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बहुत जरूरी है, अवकलन समाकलन। ये कोई ऐसा पहला चैप्टर नहीं है, फिजिक्स के जितने चैप्टर आएंगे उसमें आपका इंटीग्रेशन पीछा छोड़ेगा ही नहीं। तो उससे अच्छा है अगर इंटीग्रेशन वास्तव में तैयार नहीं किया है तो चुपचाप इंटीग्रेशन तैयार कर लो, नहीं तो बस ऐसे। और ज्यादा नहीं, सिर्फ आधे घंटे का है, आधे घंटे पढ़ लो, आधे घंटे में तुम्हारा इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। बस छुट्टी, आधे घंटे का लेक्चर पढ़ा हुआ बस, आधे घंटे में पढ़ लो, आधे घंटे में तुम्हारा खत्म हो जाएगा इंटीग्रेशन बस। अरे हमको उतना पढ़ना है जितना हमारी फिजिक्स में काम आए, हमको उतना नहीं पढ़ना है कि हम 12th के पेपर देने हैं मैथ के। सिर्फ हमारी फिजिक्स में जितना काम है हमें उतना पढ़ना है, और उतना ही उसमें बताया गया है बस खाली, बाकी मतलब नहीं हमको। सही है, तो वो पढ़ लो आप। हो गया, तुम बच्चे लोग नंबर ले लेना, आज हम PDF डाल देंगे, ठीक है, आज 2 मिनट डाल देंगे, चाहे कोई ऐड हो चाहे ना। चलो अगले बढ़ते हैं। किनका, बहन का, लड़के लोग पीछे। आप देखो, हम आपको क्वेश्चंस भी दिया करेंगे, एक क्वेश्चंस भी दिया करेंगे और क्वेश्चन के साथ में उसका सॉल्यूशन भी दिया करेंगे। दोनों चीज, क्वेश्चंस और क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन। क्वेश्चन की PDF अलग रहेगी और सॉल्यूशन की PDF अलग रहेगी। नहीं है, अगर आप देखो हम लोगों का क्या होता है, तुम लोगों का सबकॉन्शियस माइंड अंशु सर ने पढ़ाया है, अभी नहीं पढ़ाया है, अच्छे को नहीं पढ़ाया है, आधा घंटा खा जाएंगे जब पढ़ाने बैठेंगे। कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, बता हम फिजिक्स के बंदे तक को याद करा दिया है क्या क्या होता है। देखो ऐसा होता है कि जब हम लोगों का एक दिमाग होता है, हम लोगों ने कोई क्वेश्चन देखा, ये क्वेश्चन देखा, और क्वेश्चन के नीचे होता है सॉल्यूशन, तो हम क्वेश्चन बाद में देखते हैं, पहले सॉल्यूशन पहले देखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है, फिर क्वेश्चन देखेंगे, फिर नीचे देखेंगे अच्छा ये ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ, हाँ हो जाएगा। सही है, अपन जो पेपर सेंड करेगा तो उसमें क्वेश्चन होंगे तो सिर्फ क्वेश्चन ही होंगे, क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन के 4 ऑप्शन, फिर क्वेश्चन 4 ऑप्शन, फिर क्वेश्चन, इस टाइप से क्वेश्चंस होंगे। अब जब क्वेश्चंस तुम्हारे ये हो जाएंगे उसके बाद में अगली PDF आएगी। तो जैसे ये पहला क्वेश्चन था, फिर पहले क्वेश्चन का अगली PDF में पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन, दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन, इधर सॉल्यूशन मिलेगी, ठीक है। इससे तुम ऐसा नहीं होगा कि तुमने क्वेश्चन देखा अच्छा ये ऐसे 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 होगा, अगर तुम्हें इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है तो तुम्हें दूसरी PDF ही खोलनी पड़ेगी, ठीक है। और दूसरी PDF तुम तभी खोलोगे जब तुम पहले क्वेश्चन आराम से पढ़ लोगे, या तो करोगे ही नहीं क्वेश्चन, और क्वेश्चन करोगे तो पहले इसे पढ़ोगे उसके बाद में इसे देखोगे, तो थोड़ी बहुत तुम्हारे खोपड़िया में फंसेगी, है ना, कि हाँ क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा था, क्या पूछ रहा था और क्या नहीं पूछ रहा था, ये है। चलो सर,
कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन बाय फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। इससे पहले मैंने कोई एक ग्राफ और बताया था, उसमें मैंने कुछ कहा था, वो एरिया उसका क्या दिखाता है, इम्पल्स और फोर्स और टाइम का ग्राफ। फोर्स और टाइम के ग्राफ के बीच में जो एरिया फंसता था वो इम्पल्स दिखाता था। वो क्या दिखाता था? इम्पल्स। ऐसे ही हम लोग बात कर रहे हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। अब जरा देखो सर, मान लो मेरे पास में ग्राफ है, एक तरफ फोर्स है और एक तरफ डिस्प्लेसमेंट है। एक तरफ फोर्स है, एक तरफ डिस्प्लेसमेंट है। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कुछ ग्राफ है, कुछ भी ग्राफ हो सकता है, ठीक है। मान लो यहां तक कोई ग्राफ है, यहां कोई ग्राफ है, ये कोई ग्राफ है, ऐसा कोई ग्राफ है, ठीक है। तो इस ग्राफ के, ध्यान रखना, इस ग्राफ के नीचे का जो ये एरिया है ना, एरिया, वो क्या दिखाएगा? वर्क डन दिखाएगा। सही है। इस ग्राफ के नीचे का एरिया वर्क डन दिखाएगा। सर कैसे? इधर देखो बेटा, वर्क डन का फार्मूला क्या F इंटू डी आर होता था? क्या होता है? तो बेटा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एरिया क्या दिखाएगा? वर्क डन। अब इंपल्स याद करो सर, मैंने इंपल्स को तुम किसी से डिनोट करो, चाहे J से डिनोट करो चाहे I से। सर इंपल्स का फार्मूला होता था फोर्स इंटू टाइम, यही तो होता था। ये फार्मूला लिखवाया था, 3 फार्मूला लिखवाए थे, उनमें से कोई एक ये था। अब देखो यहाँ पर फोर्स और टाइम है, तो फोर्स और टाइम के बीच का एरिया, फोर्स और टाइम के बीच का एरिया क्या दिखाता था? इम्पल्स। क्या दिखाता था? इम्पल्स। यहाँ पर क्या है सर? फोर्स, और साथ में यहाँ पर dr क्या है? डिस्प्लेसमेंट। dr डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एरिया क्या दिखाता है? एक चीज और बताओ इसमें। चलो अच्छा, हम जानते हैं सर B इक्वल टू होता है ds ओवर dt, होता है वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन, ये इंस्टेंटेनियस वाला है, ठीक है। सर अगर तिरछी गुणा करूं तो ds बराबर b इंटू, ठीक है, और dt खत्म करेंगे तो क्या लगाएंगे? इंटीग्रेशन। अब तुम बताओ वेलोसिटी और टाइम के बीच का एरिया क्या दिखाएगा? क्या दिखाएगा? एक और बताओ सर। सर एक्सेलरेशन होता है बेटा dv ओवर dt, इसके नीचे कुछ नहीं है a, तो dv बराबर हो जाएगा a dt इंटीग्रेशन। अब मुझे बताओ एरिया और टाइम के बीच का ग्राफ, एरिया और टाइम है, उसका ग्राफ के बीच में जो एरिया फंसेगा वो एरिया क्या दिखाएगा? वेलोसिटी। क्या दिखाएगा? वेलोसिटी। तो ऐसे याद रखना, हमेशा याद रखना, अगर f डॉट dr है तो यहाँ w है तो w दिखाएगा, ठीक है, w दिखाएगा। कुछ भी हो वो एरिया दिखाएगा। क्या दिखाएगा? एरिया। मान लो एक नई चीज हमने खोज निकाली, नई चीज हमने कही सर जी, नई चीज है सिग्मा, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ ये b है, ठीक है, इक्वल टू कोई नया वर्ड, मान लो ये नई चीज बताओ, है नहीं, ये ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है, ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है, मैं तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब देखो इसका मतलब ये है इसके और इसके बीच का ये ग्राफ होगा, अगर ग्राफ होगा एक तरफ ये और एक तरफ सिग्मा, तो उनके बीच का जो एरिया होगा वो क्या दिखाएगा? ये दिखाएगा। सही है, जो भी होगा ये, ठीक है, ऐसे समझो। जैसे मैंने अब वही कुछ भी नई चीज होगी तो देखो बेटा यहां पर बस हमें इतना जानना है, कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन बाय फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में देखें तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एरिया है वो हमारा क्या दिखा देगा? वो हमारा वर्क डन दिखा देगा। बस हमें इतना पता होना चाहिए, ठीक है, इतना पता होना चाहिए। अच्छा चलिए, इसमें कुछ है थोड़ी नहीं, अगले बढ़े, ये क्वेश्चन करो। अब देखो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आया
तुमसे कहा गया है 1 से लेके 5 तक, तो 1 जो है और 5 यो है, ठीक है। 1 से 5 के बीच में क्या दिखाना है तुमको? वर्क डन। अब वर्क डन कैसे निकालोगे? तो सर जी इधर क्या है देखो, फोर्स किसमें है? डाइन किसकी यूनिट? फोर्स की। डाइन किसकी यूनिट होती है? और डाइन और न्यूटन किसकी यूनिट होती है? तो 1 न्यूटन में कितने डाइन? 1,00,000 डाइन, ठीक है। ये तो हमें पता है, सही, तो हमें पता था, नहीं पता था, नहीं पता था तो अब पता हो गया। अब सोचो इसमें कहा गया है, अच्छा मुझे बताओ सर, ये डाइन है, ये सेंटीमीटर, ये सीजीएस यूनिट है, कौन सी है? सीजीएस। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, सॉल्व करके जो मेरा वर्क डन आएगा उसकी यूनिट क्या आएगी? तो वर्क डन की यूनिट सीजीएस में क्या होती है? हाँ, तो ध्यान रखना, अब यूनिट अर्ग आएगी, ना कि जूल। ना कि जूल कब आती? जब इधर न्यूटन और इधर मीटर होता, न्यूटन या फिर मीटर होता। यहाँ पर डाइन और सेंटीमीटर है, ये सर सीजीएस यूनिट है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो अर्ग में आएगा, क्योंकि अर्ग भी हमारी क्या होती है? सीजीएस यूनिट। अब जल्दी से इसका एरिया निकालो भैया, एरिया तो निकालूंगा सर। कौन सा एरिया था? देखो ये वाला, यही तो एरिया है, ठीक है। ये वाला एरिया निकालो, एरिया निकालो, वही तुम्हारा वर्क डन हो जाएगा। जल्दी निकालो फटाफट। निकाले? देखो बच्चों, अब सर जी सोचो, सबसे पहले सर मैं कैसे भी एरिया निकालो, जैसे तुम्हारी इच्छा करो। मैं सर जी सीधी लाइन डाल दिया ये, ठीक है। अब सीधी लाइन डाल दिया, ये सर जी मेरा क्या है? स्क्वायर है, स्क्वायर है नहीं, आयत है। क्या है? आयत। स्क्वायर क्या होता है? जिसकी लंबाई चौड़ाई क्या हो? अब देखो, इसकी लंबाई क्या है? 10 और चौड़ाई कितनी है? 1। अरे 2 में से क्या गया? तो 1 ही तो लंबाई है, चौड़ाई है, बात समझ आ रही है? अब सर जी अगर मैं इसका एरिया निकालूंगा तो आयत का एरिया होता है लंबाई गुणा, तो लंबाई है सर 10 और चौड़ाई कितनी है? क्या 10 आ गया? सर अगर मैं इसका एरिया निकालूंगा, लंबाई कितनी है सर? 20। यहाँ से यहाँ तक देखो, यही पूरा तो एरिया निकालूंगा, तो ये पूरा एरिया, लंबाई है 20 और चौड़ाई कितनी है? अरे 3 में से 2 गया, 1 ही तो बची, तो इसका भी क्या आया? 20। अब सर मैं इसका आ जाऊं, इसकी देखो सर, लंबाई कितनी है? -20 कितनी है? और चौड़ाई 4 में से 3 गया, आंसर आया -। सर इसकी देखो, लंबाई कितनी है? 10, चौड़ाई कितनी है? 1, चौड़ाई कितनी है? 5 में से 4 गया, 1, कितना? तो आया 10। क्या आया? सबको जोड़ दो, सबको जोड़ो भाई, एरिया ही तो निकालना है, तो सबको जोड़ो। तो 10 + 20 - 20 + 10, आंसर कितना आया? 20। क्या? ठीक है, 20। अब देखो ऑप्शन में इसमें जूल भी लिखा हो सकता है, ऑप्शन में क्या हो सकता था, लेकिन जूल वाला सही हमारा नहीं होता। हमारा ऑप्शन वही सही होगा जहां पर आगे लिखा। हाँ ठीक है, उतार लिया। आप ऐसे कैसे जोड़ पाओगे बेटा? ऐसे तो आप पागल हो जाओगे उसको जोड़ते। सबसे अच्छा एक काम करो, बच्चों को अपना नंबर दे दो, कहना मुझे मैसेज करें,
मैसेज करता तुम आप लिंक भेजते रहे ना बच्चों की, ऐसे कब तक दोगे? हाँ ये खुद मैसेज कर, ऐसे कौन जोड़ेगा? हो गया? वो हमने सोचा ही नहीं था पहले। हो गया ये? हो गया? अब सर देखो ये अगर ऐसे ही क्वेश्चन कोई रहता, ऐसे ही कोई क्वेश्चन मान लो रहता कि सर इधर फोर्स इधर डिस्प्लेसमेंट, तुमसे कोई कहता है ऐसे ऐसे ऐसे, बताओ वर्क डन क्या होगा? यहाँ पर दे देता 0 से 5 और यहाँ कितना दे देता 20 न्यूटन, 20 और यहाँ पर डी होता मीटर में, तो इसका एरिया निकालो। अब सर इसका एरिया कैसे निकालोगे? तो पहले क्या करो, यहाँ पर लंब डाल ले, लंब डाल लिया, लंब डाल दिया और यहाँ पर दे रखा होता मान लो 3, ठीक है? तो ये क्या बन गया? त्रिभुज। और किसी भी ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 अगर हम इसका निकालेंगे एरिया, 1/2 लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक 20 और बेस देखो 3 में से 0 गया 3, तो यहाँ कितना बचा 30। अब सर मैं इसका निकालूंगा तो ये क्या बन गया मेरा? रेक्टेंगुलर यानी कि आयत, ठीक है? आयत का क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है 20 और ब्रेड्थ 5 में से 3 गया 2, कितनी हो गई? दोनों को जोड़ दो तो कितना आया? 70। आंसर जूल में अर्ग में? जूल में। सर यहाँ न्यूटन मीटर है तो आंसर किसमें आएगा? जूल में। बस एरिया निकालना, ठीक है? एरिया निकालना होगा बड़ा आंसर आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। डिजिटल बोर्ड से एक फायदा होता है बस, खाली क्वेश्चन लिखना नहीं पड़ता है, नहीं तो क्वेश्चन लिखने में बहुत टाइम बीत जाता है ना? क्वेश्चन लिखना और पीडीएफ 5 मिनट में पीडीएफ बन जाती है। मैं जब यहाँ पर आने को होता हूँ तो मुझे ध्यान आता है यार क्लास है, पीडीएफ बनानी है, फटाफट फटाफट बनाई, हो गया? चलो अब देखो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, ये चीज है, एक बात समझो सर जी, यहाँ पर स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग का मास क्या है? अब तुम समझो, अगर इस स्प्रिंग को मैं पकड़ के खींचूं, स्प्रिंग को पकड़ के खींचूं, इधर बल लगाऊंगा, अगर इधर फोर्स लगाऊंगा तो ये आगे की ओर आएगा। के क्या होता है बेटा? स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट। अगर सर मैं इसे पकड़ के आगे की ओर फोर्स लगाऊंगा तो इस पर एक पीछे की ओर फोर्स लग रहा होगा जिसे हम बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स F = माइनस का। अब देखो मैंने तुमसे इससे पहले बताया था फिजिक्स में माइनस नाम की कोई चीज नहीं है। फिजिक्स में माइनस सिर्फ वहां इंडिकेट होता है जहां पर डायरेक्शन अपोजिट होता है, सही है? डायरेक्शन अपोजिट। अब जरा समझो, अगर मैं स्प्रिंग को पकड़ के ऐसे खींच रहा हूँ, इस चीज को तुम समझ सकते हो, स्प्रिंग को पकड़ के ऐसे खींच रहा हूँ, तो जैसे इस ब्लॉक को मैंने पकड़ा ऐसे और खींच रहा हूँ, ये स्प्रिंग क्या, ये ब्लॉक क्या अगले आना चाहेगा? अगर मैं पकड़ के ऐसे खींच रहा हूँ, यहाँ पर पकड़े पड़ा हूँ, लेकिन ये ब्लॉक कहाँ जाना चाह रहा है? वापस पीछे। यानी कि सर मैंने ब्लॉक को पकड़ के ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कहाँ किया? आगे। और लेकिन ब्लॉक कहाँ जाना चाह रहा है? यानी कि सर इसका मतलब ये है, अगर ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट आगे है और ब्लॉक पर फोर्स कहाँ लग रहा है? और जो पीछे की ओर फोर्स लग रहा है वो किसके कारण लग रहा है? स्प्रिंग के कारण। तो उस फोर्स को क्या बोलेंगे? स्प्रिंग फोर्स। तो यहाँ पर जो स्प्रिंग फोर्स जो पीछे की ओर लग रहा है F, वो कितना होता है? माइनस। सर जितना ज्यादा x होगा उतना ज्यादा स्प्रिंग का फोर्स लगेगा, उतना ही ज्यादा तो पीछे की ओर फोर्स लगेगा। तुम किसी भी स्प्रिंग को थोड़ा सा खींचोगे तो पीछे फोर्स कम, और ज्यादा खींच दोगे तो फोर्स
और ज़्यादा खींचोगे तो और ज़्यादा। तो जैसे जैसे खींचते रहोगे वैसे वैसे फोर्स आगे की ओर बढ़ता रहेगा। अब क्या होता है बेटा, स्प्रिंग कांस्टेंट। देखो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट डिपेंड करता है स्प्रिंग के ऊपर, स्प्रिंग के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हमने देखा कि सर पेन का जो स्प्रिंग होता है उसे आसानी से खिंच जाता है, साइकिल का स्प्रिंग क्या आसानी से खिंचता है। अब मोटरसाइकिल का स्प्रिंग, मोटरसाइकिल में स्प्रिंग कहाँ होता है, किसमें, स्टैंड में, सॉकर में, स्टैंड में भी होता है, सॉकर में भी होता है, सॉकर में होता है। हाँ। ट्रेन में स्प्रिंग होते हैं। कभी अगर ट्रेन में गए हो तो देखना, तो ट्रेन में बस जाके बैठ जाते हो तुम्हें यही पता नहीं उसमें स्प्रिंग कहाँ होते हैं। ट्रेन में स्प्रिंग होते हैं ऐसे नीचे बहुत मोटे मोटे होते हैं, बहुत मोटे मोटे, ठीक है, लगे हुए स्प्रिंग। तभी तो जब कहीं ट्रेन चलती है तो कभी कभी ऐसे होती है। अब ये बड़ी वाली ट्रेन है, ये तो इतनी नहीं होती है, पहले जो छोटी वाली ट्रेन थी वो तो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अच्छा चलो, तो F इजिकल टू, हाँ सर, तो जितना ज़्यादा स्प्रिंग कांस्टेंट होगा फोर्स उतना ज़्यादा लगेगा। इसीलिए जब हम लोग साइकिल के स्प्रिंग को खींचते हैं तो ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, ठीक है। और जैसे जैसे स्प्रिंग फोर्स बढ़ता रहेगा। अब सर स्प्रिंग जो K है वो किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है स्प्रिंग कौन से मटेरियल से बना है, स्प्रिंग कौन से मटेरियल से बना है। जैसे मान लो अगर कोई स्प्रिंग उसका बना है, गोल्ड का बना है, ठीक है, तुम्हें पता है गोल्ड बहुत मुलायम धातु होती है, बहुत मुलायम होती है, ठीक है। वो इतना मुलायम होती है कि बहुत ही ज़्यादा मुलायम होती है ना। अच्छा, तावा नहीं, तावे से भी मुलायम गोल्ड होता है, तावे से भी मुलायम गोल्ड होता है, ठीक है। और जैसे आयरन ले लो, आयरन थोड़ा कठोर है, तो अगर तुम स्प्रिंग बनाओगे गोल्ड का तो वो आसानी से खिंच जाएगा। आयरन का बनाओगे तो वही उतना ही तुम्हें फोर्स ज़्यादा लगाना, उतना ही ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। तो F इक्वल टू होता है सर माइनस का K। अब देखो ये हो गया। अब एक चीज देखो, अगर मैं तुमसे कहूं वर्क डन बाई applied force देखो बच्चों, इस चीज को आप समझना, थोड़ा सा बस एक दो पॉइंट है वो समझते हैं। मैंने तुमसे कहा कि मेरे पास एक ब्लॉक है जिसका मास है m। देखना, इस ब्लॉक को मैंने पकड़ के खींच के यहां ले गया, पकड़ के खींच के यहां ले गया, ठीक है। यहां पहले ये यहां रुका हुआ था, यानी कि इसकी ये थी मीन पोजीशन, यानी कि कितना था 0 से मैं इसे पकड़ के खींच के ले गया x दूरी, मान लो कितनी दूरी ले गया x, यहां से x दूरी खींच के ले गया। मैंने इस ब्लॉक पर जो फोर्स लगाया वो बोला F, इधर F फोर्स लगाया, और इस फोर्स को हम लोगों ने क्या बोला, अप्लाइड फोर्स। अब ध्यान रखना, अप्लाइड फोर्स और स्प्रिंग फोर्स अलग अलग होते हैं। स्प्रिंग फोर्स कहाँ होता है, स्प्रिंग फोर्स जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अप्लाइड फोर्स का मतलब है मैं पकड़ के ब्लॉक को खींच रहा हूं, ये फोर्स को बोलेंगे अप्लाइड फोर्स। स्प्रिंग फोर्स का मतलब है मैं जब इसे पकड़ के खींचा तो स्प्रिंग इसे अपनी ओर खींच रहा है, उसे बोलेंगे स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। अप्लाइड फोर्स और स्प्रिंग फोर्स अलग अलग है। अब तुमसे अगर मैंने कहा कि मान लो मैंने कोई ब्लॉक लिया, उस ब्लॉक पर मैंने कहा बताओ वर्क डन कितना होगा। देखो बच्चों, सर वर्क डन का अभी आप फार्मूला बोले इंटीग्रेशन F डॉट, इसे मैं सिर्फ x डायरेक्शन में खींच रहा हूं, सिर्फ x भी तो खींच रहा हूं, तो सर मैं इसे लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ F ऑफ dx, F ऑफ बेटा स्प्रिंग जो फोर्स होता है जो मैं आगे की ओर लगा रहा हूं वो मैं लगा रहा हूं kx, कितना लगा रहा हूं, इंटू
dx। अगर सर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं, मान लो d है ही नहीं, d नहीं है तो x की x से करी तो क्या आया, जितना ऊपर उतना नीचे। तो अगर तुम किसी भी ब्लॉक को अगर किसी भी ब्लॉक को x पकड़ के खींच दोगे तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा, kx स्क्वायर बटे 2, kx स्क्वायर बटे। अच्छा अब मुझे ये बताओ, जो मैंने फोर्स लगाया है, जो मैंने अप्लाइड फोर्स किया है, वो अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है? मैं इस ब्लॉक को पकड़ के इधर ही तो ले जा रहा हूँ, यही तो अप्लाइड फोर्स है, और ये ब्लॉक चल भी इधर ही रहा है। अगर इधर ही चल रहा है, मैं इधर ही खींच रहा हूँ और इधर ही चल रहा है, दोनों के बीच में एंगल क्या है, 0। तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव। वर्क डन क्या होगा, तो क्या यहाँ पॉजिटिव आया है? अगर मैं इसी में तुमसे ये कहूं, वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स। अब मुझे बताओ सर, फोर्स तो वही है, अब बताओ मैं खींच रहा हूं इधर, डिस्प्लेस फोर्स कहां लग रहा है? अरे स्प्रिंग फोर्स तो पीछे लगाता है। अगर तुम किसी भी मास को पकड़ के खींचोगे अगले, तो स्प्रिंग फोर्स कहां लगाएगा, दोनों के बीच में कोण 180 का हो गया। कितने का हो गया, 180। और 180 का हो गया, तो इसका मतलब वर्क डन किसका होना चाहिए, माइनस, तो उसका होगा माइनस kx स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो याद रखना वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स क्या है, माइनस में, लेकिन वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स क्या है, प्लस में। प्लस में। अब तुम मुझे एक बात बताओ सर, ये तो चलो सिस्टम, चलो आपने कहा चलो ठीक है, अब जरा सोचो कि वही सिस्टम ये है सर, ये है। अब देखना सर, इस पे मैंने ये ऐसे रुकी हुई है, मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूँ आगे की ओर, ठीक है, और ये चल भी रही है, वर्क डन पॉजिटिव नेगेटिव 0 पॉजिटिव, लेकिन कौन सा वर्क डन, वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स, वर्क डन बाई अप्लाइड। मैं जिधर फोर्स को अप्लाई कर रहा हूँ उधर ही तो ये चल रही है, एंगल 0 यानी कि वर्क डन पॉजिटिव। अब बताओ इसी में मैं पकड़ के इसे खींच रहा हूँ, वर्क डन बाई फ्रैक्शन फोर्स, वर्क डन बाई फ्रैक्शन फोर्स। तो फ्रैक्शन फोर्स कहाँ लगता है, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन, मोशन के अपोजिट। अब सर ये देखो, ये इस पर फोर्स लग रहा है इधर और ये चल रही है आगे। अगर ये आगे चल रही है तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लग रहा है, पीछे। अगर फ्रिक्शन फोर्स पीछे और चल रही है आगे तो डिस्प्लेसमेंट और फ्रिक्शन फोर्स के बीच में कोण कितना हो गया, 180। तो वर्क डन क्या हो गया, अब देखो एक चीज और बताओ, अच्छा एक चीज और बताओ सर, ग्रेविटेशनल फोर्स सबने नाम सुना है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा और हमेशा धरती के लंबवत परपेंडिकुलर लगता है और धरती पर कहाँ लगता है, धरती के सेंटर की ओर, धरती के सेंटर की ओर, ठीक है। अब मुझे बताओ सर, फिर से यही बोतल देखना, ये बोतल को मैं ऐसे चला रहा हूँ, ये अगले चल रही है, इधर ही तो चल रही है ऐसे, मैं कहूँ वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स। अब सोचो ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लगाया है, नीचे, और चल रही है आगे, दोनों के बीच में कोण कितना हो गया, तो वर्क डन कितना होगा, समझ रहा है, समझ रहा है। तो हमें सिर्फ वो फोर्स देखना है जिसके कारण हमसे वर्क डन कहे, जिसके कारण हमसे वर्क डन, हमें दुनियादारी से मतलब नहीं है, हमसे ये कहे वो, अगर उसने कहा हमसे वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स, तो हम ये देखेंगे कि वो बॉडी जिधर चल रही है और फ्रिक्शन फोर्स जिधर है उन दोनों के बीच में कोण कितना है, बस चुट्टी, सही है। अब जैसे वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स, तो तुम सबको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स धरती के क्या लगता है, लंबवत। अगर लंबवत लग रहा है तो सभी वो वस्तु चल रही है आगे, वस्तु चल रही है आगे। जैसे मैं हूँ, अब जरा सोच रहा हूँ, मैं ऐसे चल रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट है इधर आगे है और ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे। मेरा वर्क डन कितना होगा, 0 होगा। चाहे मैं जाके ग्राउंड के 20 चक्कर मार दूँ, ठीक है, 20 चक्कर मार के फिर वापस यहीं आ जाऊं, मेरा वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा क्या रहेगा, 0। क्या वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स 0 होगा,
अप्लाइड फोर्स मैं लगा रहा हूँ, तो जिधर मैं इधर फोर्स लगा रहा हूँ तभी तो इधर चल रहा हूँ, तो वो क्या होगा? पॉजिटिव। अब वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स पूछूंगा तो क्यों? क्योंकि सर जिधर मैं चल रहा हूँ फ्रिक्शन फोर्स उसके कहाँ लग रहा है? वैसे भी तुमको पता है हम लोग तभी चल पाते हैं जब फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन होता है तभी हम लोग चल पाते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम लोग चलते हैं, जब हम लोग अपना पैर को आगे बढ़ाते हैं तो हम धरती को पीछे की ओर धकेलते हैं, धरती को पीछे की ओर धकेलते हैं। और नहीं विश्वास है तो देखो, कभी तुम अगर जिम में गए हो और जिम में नहीं भी गए हो तो रील्स में देखा हो, ठीक है, वो एक वो होता है दौड़ने वाला, उसे क्या बोलते हैं? कुछ बोलते तो वेंटिलेटर, एसिलेटर, हाँ वो क्या होता है? कुछ होता है ट्रेडमिल होती है। हाँ, उस ट्रेडमिल पे अगर तुम देखो, ट्रेडमिल पे तुम खाली ऐसे चली हो, ट्रेडमिल कहाँ भागेगी? क्यों भाग रही है? क्योंकि तुम धक्का लगा रहे हो। तो ऐसे ही जब हम लोग चलते हैं तो हम धरती को धक्का लगाते हुए चलते हैं आगे की ओर, और धक्का तभी लगता है आगे की ओर जब धरती में और हमारे चक्रों के बीच में क्या हो? फ्रिक्शन फोर्स हो, तभी लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। ठीक है सर, ये उतारिए। फिर अगले का अभी जो चीज मैंने ये बताई है, अभी जब मैं कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ाऊंगा, संरक्षी असंरक्षी पर, तो उसमें भी यही सब चीजें हैं। अच्छा एक बात और बताओ, हटाओ, मास है, रस्सी है, मास है। अब जरा सोचना, रस्सी में टेंशन T, रस्सी में टेंशन T, इसका वजन नीचे क्या लग रहा है? mg लग रहा है, ठीक है। और ये रस्सी जा रही, ये जो मास है m, ये जा रहा है ऊपर a एक्सेलरेशन से। समझ में आ गई? फिर से समझो, एक मास है m, रस्सी में टेंशन T, नीचे की ओर क्या लगता है? जो हमेशा लगता है, चाहे मैं नहीं लगाऊं तब भी लग रहा हूं। और ऊपर ये ऊपर जा रहा है a एक्सेलरेशन से, ठीक है। अब मैं चीज पूछ रहा हूं, सबसे पहले वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो? क्यों नेगेटिव? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लग रहा है? और जा रहा है ये ऊपर, दोनों के बीच में कोण 180, तो वर्क डन नेगेटिव, वर्क डन। अच्छा, वर्क डन बाय टेंशन, टेंशन भी तो फोर्स ही है, टेंशन क्या है? फोर्स। तो वर्क डन बाय टेंशन क्या? पॉजिटिव नेगेटिव जीरो? पॉजिटिव। क्यों? अरे टेंशन कहाँ है? और ये जा कहाँ रहा है? दोनों के बीच में कोण क्या हो गया? 0 डिग्री। तो वर्क डन तुम्हारा क्या रहेगा? पॉजिटिव। वर्क डन क्या रहेगा? पॉजिटिव, ठीक है, ऐसे पॉजिटिव। बता लिया? एक क्वेश्चन और बताओ, चलो उसके बारे में बात करेंगे। तुम लोग जरा सोचना, तुम लोग एक स्टेशन पे गए, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, पूछे जा सकते हैं। तुम लोग एक स्टेशन पे गए, तुम्हारे पास में एक बोझ है, ठीक है, बड़ा सा बोझ है। तुम क्या किए? प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर उतरे। अब तुम्हें प्लेटफॉर्म नंबर 5 से उतर के फर्स्ट पे जाओगे, फर्स्ट पे जाओगे, तुमने एक कुली को बुलाया, ठीक है, कुली बुलाया। अब कुली आया, तुमने उससे कहा भाई इसे उठाओ, और लेके प्लेटफॉर्म नंबर, मतलब स्टेशन के बाहर चलो। उस कुली ने क्या किया? वो वजन उठाया, सर पर रखा और चल दिया। चलेगा धीरे धीरे चल के, फिर आएंगी सीढ़ियाँ, ओवरब्रिज नहीं होता है, चल के उस पर निकल गया। अब वो ओवरब्रिज पर चढ़ा, कहाँ चढ़ा? ओवरब्रिज पर। अब जब वो ओवरब्रिज पर चढ़ा, फिर ओवरब्रिज पर चलता रहा, फिर नीचे उतरा, और नीचे उतर के जब बाहर आया और बाहर उठा के उसने सामान नीचे रख दिया, सामान नीचे। तो बताओ उसके द्वारा टोटल वर्क डन कितना होगा? टोटल वर्क डन कितना होगा? अब इस चीज को जरा समझो बेटा। मान लो ये प्लेटफॉर्म नंबर 5 है और ये मैं बाहर आ गया, ये बाहर का गेट है, सही। यहाँ से उसने सामान उठाया, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स पूछा है मैंने, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। अब जरा समझना, उसने जब नीचे से ऊपर सामान उठाया तो ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लग रहा है? फोर्स कहाँ लगा रहा है? डिस्प्लेसमेंट तो ऊपर हो रहा है, तभी तो नीचे से ऊपर उठा रहा हूँ।
नीचे से ऊपर उठाऊंगा तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर, फोर्स लग रहा है नीचे, दोनों के बीच में कोण, वर्क डन नेगेटिव हो गया, ठीक है, वर्क डन नेगेटिव, यानी कि जब उसने नीचे से उठा के सर पर रखा तो वर्क डन कुछ नेगेटिव हो गया, मान लो माइनस डबल होगा, माइनस, अब वो चल दिया लेके ऐसे, अब जब वो चल रहा है तो वर्क डन कितना है, 0, क्यों, क्योंकि मास कहाँ है, चल रहा है, दोनों के बीच में कोण 0 हो रहा है। अब वो चलते चलते कहाँ पहुंचा, सीढ़ियों पर, अब सीढ़ियों पर चल रहा है तो सीढ़ियों पे कहाँ ले जा रहा है, ऊपर ले जा रहा है, अगर सीढ़ियों पर ऊपर ले जा रहा है तो सर जितने ऊपर जाएगा फोर्स लग रहा है नीचे और वो चल रहा है, फिर से वर्क डन नेगेटिव, मान लो फिर से नेगेटिव W2, कितना कर लिया, अब उसके बाद में चलने लगा सीढ़ियों उसके ओवरब्रिज के ऊपर, ओवरब्रिज के, अब ओवरब्रिज के ऊपर चल रहा है तब वर्क डन क्या होगा, क्योंकि फिर से नीचे चल रहा है अगले 0, अब वो नीचे उतरने लगा, अब वो कहाँ उतरा, जब वो नीचे उतर रहा है, अब समझो जब नीचे उतर रहा है तो सर नीचे उतर रहा है तो सर मास mg कहाँ लग रहा है और वो आ भी रहा है, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गए, एक ही डायरेक्शन में तो कोण कितना हो गया 0, अगर कोण 0 तो वर्क डन सही है, तो जितना वो ऊपर चला था उतना ही तो नीचे आएगा, तो वर्क डन फिर से W2 पॉजिटिव होगा, भाई जितना ऊपर गया था उतना ही तो नीचे आएगा। उसके बाद में वो बाहर आ गया, बाहर आके उसने उठा के, अब जिसने उसने उठा के रखा, ऐसे उठा के नीचे रखा तो mg नीचे और डिस्प्लेसमेंट भी, तो वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्या होगा, देखो ऊपर से उठा के नीचे रखेगा, तो अगर मैं इन सबको जोड़ दूंगा तो टोटल क्या हो जाएगा, यानी कि उसने वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स, असल में आ रही है, या तुम भी कोई चीज अपने घर में उठा के नीचे से छत पे रखोगे तो वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स नेगेटिव होगा, ऊपर से कोई चीज नीचे लाओगे तो वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव। चलो छोड़ो सर, एक बात याद रखो, वो छोड़ो, ये तो सर बात हो रही थी सर, वर्क डन बाई स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में वर्क डन बाई स्प्रिंग क्या होता था, और वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स क्या होता था, kx² बटे, जितना ज्यादा खींचोगे उतना ज्यादा वर्क डन, अगर तुम थोड़ा खींचोगे तो वर्क डन कम, ज्यादा खींचोगे स्प्रिंग को वर्क डन ज्यादा, वर्क डन ज्यादा। चलो क्वेश्चन करो, अब जाके कहीं पुलिस से क्या मत देना, पैसे नहीं देंगे, बहुत मारेगा, लेकिन उसने काम किया है, कौन सा काम किया है, वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स, वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स, वो तो काम किया ही उसने भाई, ऐसे थोड़ी ना, ठीक है। और अगर तुमने ये बात कह दिया तो तुम्हें पकड़ के घर ले आएगा, पूरे दिन काम करवाएगा, कहेगा वर्क डन बाई 0, वर्क डन बाई 0, सही है, उसे पता ही नहीं होगा वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स 0 है, तुम बोलोगे ग्रेविटेशनल फोर्स 0, वो कहेगा नहीं खाली वर्क डन बाई 0, तुम कोई काम ही नहीं करते, ऐसे मैंने नहीं किया। चलो बात कर रहे हैं, ताकि क्वेश्चन में कहा गया है एक तुम्हें स्प्रिंग दे दिया, उस स्प्रिंग के साथ में एक क्या दे दिया, ब्लॉक दे दिया, ठीक है, ठीक, एक स्प्रिंग दे दिया, एक स्प्रिंग दे दिया, स्प्रिंग के साथ में यहाँ पर ये कुछ ऐसे लगा हुआ है, तुमसे कहा गया है जब तुमने इसे x0 खींचा तो तुमने कार्य कितना किया, अब कह रहा है और x0 खींचो तो कितना कार्य करोगे, नहीं समझे सर, कोई स्प्रिंग था, उस स्प्रिंग को मैंने x0 खींचा तो मैंने वर्क डन कितना किया, W0, कह रहा है उस x0 तुम खींचे हुए हो और x0 खींचोगे तो उस और x0 खींचने में कितना कार्य करना पड़ेगा, बात समझ में आ रही है। अब देखो बेटा, जब तुमने उसे x0 खींचा तो वर्क डन, सबसे पहले ये देखो पॉजिटिव लिखे नेगेटिव, यहाँ पे लिखा हुआ है वर्क डन इन एक्सटेंडिंग,
बढ़ा रहे हैं, तो बढ़ा रहे हैं तो कौन से फोर्स के कारण बढ़ रहा है? एप्लाइड फोर्स के कारण। एप्लाइड फोर्स के कारण वर्धन क्या होता है? पॉजिटिव। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 के, कितना खींचा? तो x0 का, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? W0। यही तो था, अरे यही तो था। सोचो सर, पहले मैं यहाँ पर था, पहले मैं यहाँ पर था, यहाँ से मैंने x0 खींचा, यहाँ पर आ गया। अब मैं अगर x0 और खींच दूं, अब मैं यहाँ आ जाऊंगा, तो मैं इनिशियल से मैंने अब कितना खींच दिया? बोलो 2x0। 2x बेटा खुद देखो, पहले मैं यहाँ था, इनिशियल पे था, इनिशियल से मैंने कितना खींचा? x0। तो कितना वर्धन किया? W0। कितना किया? उसने कहा है फिर तुम x0 और खींचो, x0 और खींचोगे तो यहाँ कितना कार्य करोगे? तो मैंने मान लिया W डैश। कितना मान लिया? अब बेटा यहाँ से यहाँ तक कितना कार्य किया? ये। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का कार्य निकाल दूँ, यहाँ से यहाँ तक का, और उसमें से ये वाला कार्य घटा दूँ, तो क्या मुझे ये वाला वर्धन आ जाएगा? चाहिए? नहीं पल्ले बड़ा। इधर देखो, मैं अभी यहाँ हूँ, मैं एक कदम चला, वर्धन किया W0। कितना किया? सही। अब मैंने कहा मैं एक कदम और चलूँ तो कितना वर्धन करूँगा? तो मैं क्या करूँ? मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का वर्धन निकाल लूँ, और उसमें से ये वाला वर्धन घटा दूँ, तो मुझे ये वाला नहीं आ जाएगा? सही है? तो वही तुमसे पूछा। तो मैंने जो एक कदम चला वो वर्धन मेरा ये है, एक कदम चला वो वर्धन मेरा ये है। सर 2x0 पे वर्धन कितना होगा? तो W बराबर 1/2 के, x की जगह क्या रखा? 2x0 का स्क्वायर, तो 1/2 के ये हो गया 4x0 का, बोलो 4x0 का स्क्वायर। तो अगर हम लोग लिखें तो 1/2 के x0 इंटू ये कितना आया? ये आया सर W0, यानी कि 4W0। अब देखो यहाँ से यहाँ तक कितना कार्य किया? 4W0, और यहाँ से यहाँ तक कितना किया? तो यहाँ से यहाँ तक कितना किया होगा? 3W0। फिर सोचो यहाँ से यहाँ तक कितना वर्धन किया? 4W0। तो और यहाँ से यहाँ तक कितना है? तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? 3W0। कितना होगा? 3W0। हाँ, तो वर्धन तुम्हारा हो जाएगा W माइनस W0, 4W0 माइनस W0। आंसर कितना आया? 3W। सही है? हाँ, 3 गुना ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। ठीक है? इसके बाद में कंजर्वेटिव है। कल क्या है? सैटरडे है। चलो ग्रुप में डाल देंगे। 3 क्लासें होगी हमारी। आप लोग मेहनत करते रहो, क्वेश्चंस लगाते रहो। ठीक है? मेरी बात सुनो, उसे नंबर मत दो, उसका नंबर लिख लीजिएगा।